अभी तक हमने पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी की संकल्पना को पढ़ा कि जो पारिस्थितिकी है वो किस प्रकार से ये विषय उभर कर सामने आया है। अधिक जानकारी के लिए आप इसका पिछला जो वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। बढ़ते हैं परिभाषाएं। परिभाषाओं को हमने एक एक परिभाषा का पोस्टमार्टम करते हुए एक एक शब्द का हमने अर्थ जाना है। तो आप प्रीवियस वीडियो देखें, नहीं तो जब भी ऑफलाइन क्लासेस होगी तब इसको एक बार पुनः हम समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और जो परिभाषाएं हैं उन 7 परिभाषाओं के अंदर हमने एक निष्कर्ष निकाला, जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर रखा है कि पर्यावरण के साथ पूर्ण संबंधों, पर्यावरण के साथ संबंधों, एक दूसरों के साथ संबंधों, किसका संबंध? तो जीव जंतुओं का अपने पर्यावरण के साथ संबंध, जीव जंतुओं का अपने पर्यावरण के साथ संबंध, जीव जंतुओं का आपस में और उनका पर्यावरण के साथ संबंध। तो परिभाषाओं का जो निष्कर्ष है वह निष्कर्ष यही निकल कर सामने आता है कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न जीवों का उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो हम इन परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि जो पारिस्थितिकी विज्ञान, देखिएगा पारिस्थितिकी विज्ञान और पारिस्थितिकी जो तंत्र है दोनों विषय अलग अलग है, दोनों अलग अलग विषय है और दोनों की जो विशेषताएं है, दोनों की जो परिभाषाएं है, सभी अलग अलग वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से कहा मैंने कि पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान को कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी अलग होता है और इको सिस्टम जो है उसे हम आगे की क्लास के अंतर्गत देखेंगे। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम में फर्क है, क्या फर्क है आगे आने वाली क्लास के अंतर्गत देखेंगे। तो पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी या पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो क्या करता है, प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में जीवों का अध्ययन करता है। यानी एक प्राकृतिक पर्यावरण में विभिन्न जीव किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से वे सभी जीव अपने पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करते हैं, उसका अध्ययन हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण से जीवों की प्रतिक्रियाओं, प्राकृतिक पर्यावरण से जीवों की प्रतिक्रियाओं का अर्थ है कि जो जीव है वह अपने पर्यावरण के अंदर रहते हुए किस प्रकार के पर्यावरण में परिवर्तन लाते हैं या पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। तो अन्योन्य क्रिया दोनों के बीच में जो चलती है तथा अन्य जीवों के साथ अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हमने दो चीजें देख सामने निकाली है। दो चीजें क्या है कि हमने कहा दो चीजें यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखनी है। एक चीज तो इसमें सीधा सा लिख रखा है कि इसके अंतर्गत हम करते हैं जीवों का दूसरे जीवों से संबंध लिख रहा हूं या अन्योन्य क्रिया या अंतः क्रिया। दूसरा, इन सभी जीवों का अपने पर्यावरण के साथ संबंध, इन का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करता है, यानी इन दोनों का हम अध्ययन करते हैं इकोलॉजी में। इकोलॉजी की केवल इतनी ही परिभाषा दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जीवों के साथ और जीवों का अपने पर्यावरण के साथ जो अंतः क्रिया है उसका अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकीय जीवों यानी इकोलॉजिकल जितने भी एनिमल्स है, जैसे कि पशु है, पक्षी है, अन्य जीव है और मानव जो है, जो भी इसके अंतर्गत, यानी एक इकोलॉजिकल जो एनिमल्स है उसके या जो जीव है उसके अंतर्गत हम इन सभी को शामिल कर सकते हैं। पर इन सभी पर यानी इन सभी पर उसके पर्यावरण अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है।
अब ये जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि प्रत्यक्ष रूप से जो जलवायु है वह पौधों को प्रभावित करती है। किस प्रकार से प्रभावित करते हैं कि जो बारिश होती है जो जलवायु का अंग है। अब अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु का किस प्रकार से योगदान हो सकता है कि जो दिखता नहीं है लेकिन उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि जलवायु का जो प्रभाव है वो मिट्टी पर है और मिट्टी जो है वह पेड़ पौधों को प्रभावित कर रही है। तो डायरेक्टली जो जलवायु है वह पेड़ पौधों को न प्रभावित करके इनडायरेक्टली वाया मिट्टी के माध्यम से उसको प्रभावित कर रही है। तो जितने भी जो जीव है उस पर उसके पर्यावरण का जो प्रभाव है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है तथा इस प्रकार जो जीव जंतु है वह पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, जैसे कि एक चूहा है जो जमीन के अंदर छेद कर लेता है या फिर मिट्टी के कटाव का कारण बन सकता है। वनस्पति की जो जड़ें हैं वह एक तरफ तो मृदा अपरदन को रोकने में भी सहायक होती है और दूसरी तरफ उसकी जो जड़ें होती है मिट्टी की संरचना को ढीली भी कर लेती। तो इस प्रकार से हमने दो उदाहरण के माध्यम से समझा कि जो जीव जंतु होते हैं वो अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जीव जंतु वनस्पति को खा जाता है, प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार प्रभावित करते हुए नवीन पर्यावरणीय स्वरूपों यानी सांस्कृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण किसने बनाया? सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करते हैं तो यहाँ पर हम विभिन्न पशु, विभिन्न प्रकार के जो अन्य जीव जंतु है या जो पेड़ पौधे हैं इन सभी का नाम नहीं लेते हैं। यानी सांस्कृतिक पर्यावरण के निर्माण में पशु, जीव जंतु और पेड़ पौधों का योगदान न के बराबर होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहता है वह रहता है मानव का। मानव ने जो पर्यावरण तैयार किया, अब मानव ने पर्यावरण तैयार करने का अर्थ यह हो गया कि अगर हम प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें या सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करें। अब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हमने कहा कि जो जंगल है वह प्राकृतिक पर्यावरण है, लेकिन अगर हम सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करें तो हमारे सामने आता है एक बगीचा या जिसे हम उद्यान कह सकते हैं। ये सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अब क्यों? क्योंकि हमने कहा कि प्राकृतिक पर्यावरण ये किसने बनाया? ये जंगल किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया, मानव का कोई रोल इसमें नहीं है। और सांस्कृतिक पर्यावरण बगीचा या उद्यान किसने लगाया? ये मानव ने लगाया। तो इस प्रकार से ये सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? तो जीव जंतु पर्यावरण को प्रभावित करते हुए अपने नवीन पर्यावरणीय स्वरूप सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब सांस्कृतिक पर्यावरण जो है हमने जिस प्रकार से समझा है, इसके अलावा इन प्रभावों के अध्ययन को भी हम परिस्थिति का एक विशेष क्षेत्र मानते हैं। अब सांस्कृतिक पर्यावरण में थोड़ा सा एक्सेप्शन यहाँ पर मैं ला देता हूँ कि सांस्कृतिक पर्यावरण जो है हमने केवल मानव के संदर्भ में भी लिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे जैसे कि एक घोंसला है, चिड़िया का जो बनाया हुआ घोंसला है उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? वो तो प्रकृति ने नहीं बनाया, वो तो चिड़िया ने बनाया। ठीक है, तो चिड़िया ने जो घोंसला बनाया या शेर ने या फिर किसी चूहे ने एक गुफा खोदी, तो वो प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता है। तो ये कहीं न कहीं पर मैंने नहीं पढ़ा है कई किताबों में, लेकिन कहीं कहीं पर ये सोचने का विषय बनता है कि केवल मानव द्वारा निर्मित ही सांस्कृतिक पर्यावरण होगा या जीव जंतुओं ने जो अपने प्राकृतिक रूप से या अपने हिसाब से जो आवास बनाया है उसको भी हम सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रख सकते हैं। ये सोचने का विषय है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं और नई शुरुआत करते हैं। परिभाषाएं और इकोलॉजी के अर्थ को जानने के बाद हम सबसे पहले बात करते हैं उसके विशेष क्षेत्र, यानी इस जो पर्यावरण भूगोल जो है, पर्यावरण भूगोल की एक जो शाखा जिसे कहा जाता है पारिस्थितिकी,
अब इस पारिस्थितिकी में हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, वो सारे उसके विषय क्षेत्र होंगे और इसके अलग अलग जो प्रकार है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विषय क्षेत्र की, उसके बाद हम बात करेंगे इसके विभिन्न जो प्रकार है उसके बारे में। सबसे पहले पारिस्थितिकीय चिंतन यानी इकोलॉजिकल जो थॉट है उसके डेवलपमेंट और उसके स्वरूप में परिवर्तन के साथ पारिस्थितिकी का विषय क्षेत्र भी विस्तृत हुआ है। यानी उसका जो ब्रॉड वे है हमें सामने आया। ब्रॉड वे हम इसको समझ इस प्रकार से समझ सकते हैं, आगे की जो लाइन है उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे हमारे या हमारे पर्यावरण के साथ हमारा इंटरेक्शन बढ़ता गया, हमारी जो सोच है अपने पर्यावरण के साथ निरंतर बदलती रही है, वैसे वैसे पारिस्थितिकी के अंदर नए नए विषयों का समावेश हुआ है। जैसे कि कई जैसे नए जीवों का उद्भव हुआ है, तो कुछ ऐसे जीव जो पहले थे अब वो नहीं है तो उनका विलोपन भी हुआ है। जैसे कि डायनासोर को हम पहले पारिस्थितिकी का एक अभिन्न अंग माना करते थे, लेकिन चूंकि वो विलुप्त हो चुके हैं तो उसके बारे में हम आज अध्ययन नहीं करते। तो जैसे जैसे हमारा चिंतन बढ़ा है, हमारी थॉट बढ़ी है, हमने हमने अपने मस्तिष्क का विकास किया है, अपने विज्ञान और जो तकनीकी युग का जो विस्तार हुआ है उसके साथ साथ हमारी जो सोचने की जो समझने की जो शक्तियां हैं उसका मस्तिष्क का जो दायरा बढ़ा है, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी में कौन कौन से विषयों को रखा जाएगा या इकोलॉजी के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाएगा, इसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब बढ़ती जनसंख्या के कारण, जनसंख्या न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की बढ़ रही है, बढ़ती जनसंख्या के साथ हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ी और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण का अतिदोहन किया, ये हमें पता है। अब अतिदोहन नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे, कैसे उन आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, कैसे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके भविष्य को हम सुरक्षित रखेंगे। तो हमने हर प्रकार से अपने पर्यावरण के अंतर्गत बदलाव किए। तो पर्यावरण के साथ अगर हमारे बदलाव किए हैं तो हमारे और पर्यावरण के बीच जो संबंधों की जो रूपरेखा जो प्राचीन समय से चली आ रही थी उसमें भयंकर रूप से परिवर्तन हुआ है। अब परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है कि जिस प्रकार से हमने प्राकृतिक पर्यावरण का हमने दोहन शुरू किया, हमारे सामने विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं सामने आई। अब ये पर्यावरणीय समस्याएं जो पहले इकोलॉजी का विषय क्षेत्र नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी इन समस्याओं को हम रखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कोरोना हो या जैसे बायोलॉजिकल वार को हम के रूप में देखा जा सकता है, तो ये जो बीमारियां है ये एक पर्यावरण का एक हिस्सा है, एक स्वास्थ्य आपदा है। और इन स्वास्थ्य आपदाओं को पहले इस विषय क्षेत्र के अंदर नहीं शामिल किया जाता था, लेकिन अभी सामने लाया। 1986 या 85 या 1980 के पहले हम ओजोन परत के बारे में नहीं जानते थे कि ओजोन नाम की एक परत भी होती है जो हानिकारक यूवी रेज से हमारी रक्षा करती है। लेकिन पता चला कि हाँ, इसका दुष्प्रभाव पूरे विश्व स्तर पर देखा जा सकता है, तो ये एक इकोलॉजी का एक विषय बन गया। तो इसी संदर्भ में अगर बात करें तो मानव और पर्यावरण के जो संबंध हैं वह रोचक बन गए। रोचक किस प्रकार से है, तो पहले क्या था, वो प्रकृतिवादी था। सेकेंड ईयर के अंदर हमने पढ़ा कि वो निश्चयवादी था या प्रकृतिवादी था। इसके बाद वो क्या बन गया, संभववादी बन गया। संभववाद समाप्त हुआ तो वह नव निश्चयवादी बन गया, वह आर्थिकवादी बन गया। तो ये जो संबंध है, तो ये संबंध जो है जैसे जैसे हम यहाँ पर जाए, यहाँ पर अच्छे संबंध थे, यहाँ पर बुरे संबंध हो गए और यहाँ पर समानुपाती हो गए, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे हमने अपने पर्यावरण के साथ संबंध, पर्यावरण के साथ हमारी जो निर्भरता या पर्यावरण पर ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी है, वैसे वैसे हमारे संबंध जो है चेंज होते रहे और जो इकोलॉजी है उसका महत्व बढ़ता गया। अब हम इकोलॉजी को बड़े
कह सकते हैं कि एक रोचक विषय के रूप में देखते हैं कि हाँ, धुआं करेंगे तो पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा, पेड़ काटेंगे तो क्या होगा। अब कुछ ऐसे ही दंश हमारे क्षेत्र में अभी देख सकते हैं कि बहुत सारी हरियाली है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो कहीं न कहीं मौसमिक प्रणाली में कुछ न कुछ बदलाव जरूर आए हैं कि जो सावन का महीना था वो फुल बारिश का हुआ करता था, अभी सावन में बारिश हो ही नहीं रही। तो परिवर्तन आए हैं और इकोलॉजी की जो विषय वस्तु है उसमें इसी प्रकार के जो बदलाव है उन बदलावों का हम अध्ययन करते हैं। तो प्रारंभिक समय में जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी के लिए आप इकोलॉजी शब्द को प्रयास में लाए कि पारिस्थितिकी जो शब्द है पारिस्थितिकी को थोड़ा सा यूं बड़ा खतरनाक शब्द लगता है। तो इकोलॉजी का महत्व केवल शैक्षिक था, यानी हम किताबों के अंदर पढ़ते थे कि हाँ इकोलॉजी नाम की भी एक ऐसी ऐसा कंटेंट होता है जो पढ़ेंगे तभी पास होंगे। लेकिन विकास बनाम पारिस्थितिकी संकट के दौर में कि भाई विकास करेंगे तो पारिस्थितिकी संकट आएगा, पारिस्थितिकी को बचाएंगे तो विकास नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में करे तो क्या करें, ऐसी स्थिति में इसका विशेष क्षेत्र का महत्व बढ़ चुका है कि हमें विकास भी करना है और पारिस्थितिकी संकट भी नहीं आने देने हैं। अतः वर्तमान समय में जो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी जो है वह हमारे पर्यावरण का पर्याय बन रही है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न जीव जंतुओं, विभिन्न पादपों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। हम केवल और केवल एक मनुष्य के बारे में देखते थे कि मनुष्य में जो बच्चा है किस प्रकार से जन्म लेता है, किस प्रकार से अपने आप को विकास करता है और किस प्रकार से प्रौढ़ वयस्क होता हुआ वो वृद्धावस्था की ओर जाता है। अभी हम वर्तमान में एक बीज किस प्रकार से एक पौधे के रूप में फिर एक पेड़ के रूप में विकसित होता है, कौन सी मिट्टी उसके लिए लाभदायक है, मिट्टी के अंदर कौन कौन से आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो एक बच्चे के समान हम बच्चे के विकास के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशंस या कौन कौन से टीकों की आवश्यकता होती है, तो उसी को ही ध्यान में न रखते हुए हम पेड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगे, हर प्रकार से पेड़ को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। तो ये पर्यावरण के प्रति जो हमारी संचेतना है या पर्यावरण के प्रति हमारा जो अवबोध है वह अवबोध में यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। इससे पहले हमारे अवबोध की जो क्लास हुई है उसको आप पढ़िएगा, उसका अर्थ यही होता है कि पर्यावरण अवबोध क्या कहता है कि हमारी जो संचेतना है अपने पर्यावरण के प्रति, पौधों के प्रति हमारी जो अभिवृत्ति है, हमारा जो एटीट्यूड है उसमें परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता है, क्योंकि हम स्वार्थी हैं, इसलिए हमें उनकी आवश्यकता है। बबूल को कोई नहीं पालता लेकिन पीपल में वो भगवान ढूंढता है। तो कहने का अर्थ है कि पर्यावरण के प्रति हमारा जो अभिवृत्तियां हैं उसमें काफी बदलाव आए हैं। बढ़ते हैं आगे। अब प्रकृति में पेड़ पौधे और जंतुओं के बाहुल्य, बाहुल्य का अर्थ होता है उनकी मल्टी डाइवर्सिटी या बहुत ज्यादा उनकी जो संख्या है वह संख्या तथा पर्यावरण की परिवर्तनशीलता ने पारिस्थितिकी के विषय क्षेत्र को विस्तृत किया। यानी अगर हम पर्यावरण में देखें तो बहुत सारे जीव जंतु और बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं और पर्यावरण जो है उस पर्यावरण में इस प्रकार की जो परिवर्तनशीलता पाई जाती है, तो धीरे धीरे जैसे कि पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, वनस्पतियों की रूपरेखा में भी बदलाव आ रहा है और वैसे वैसे हमारे जो विषय सामग्री है वो बढ़ती जा रही है। देखिएगा जैसे कि हम एक छोटा सा उदाहरण ले देते हैं कि हमें अगर गुआवा खाना है, अमरूद खाना है, तो हम चाहते हैं कि सीडलेस हो, उसमें सीड ना हो। तो मनुष्य ने प्रयास किया और सीडलेस गुआवा भी बनाने का प्रयास किया। हो सकता है कि आने वाले समय में वो सीडलेस मैंगो बनाने की कोशिश करें। तो ये जो नई वैरायटीज आ रही है, जो जर्मिनेटेड सीड आ रहे हैं, हमने उनकी आनुवंशिकता में जो परिवर्तन किए हैं, तो वैसे वैसे इकोलॉजी की जो विषय वस्तु है उसमें भी चेंज आया है। प्राकृतिक समुदाय यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य एवं उसके विभिन्न अवयव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य जिन सिद्धांतों की सीमा में कार्य करते हैं उनका अध्ययन करना पारिस्थितिकी का प्रमुख उद्देश्य है। प्रकृति में सभी जीव जंतु, मानव भी शामिल है, अपने परिवर्त का अर्थ होता है सराउंडिंग, यानी चारों ओर का जो पर्यावरण है उसके अनुसार
अनुकूलन यानी वहां पर क्या करता है, वो एडॉप्शन करने का वर्क करता है। एडॉप्शन के अंतर्गत दो चीजें की जाती है, एक तो होता है उसके अंतर्गत आप उसके अनुकूल यानी उसके अंतर्गत या फिर तो उसका रूपांतरण होगा यानी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर उसके अनुसार आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी या फिर तो आप वहां पर समायोजित हो जाए या फिर उसके अंतर्गत रूपांतरण कर ले। इसको साधारण शब्दों में कहे तो हम कह सकते हैं बदल जाओ या बदल दो। तो ये जो धारणा है वह अनुकूलन कराती है, एडॉप्शन करवाती है, और इसी एडॉप्शन को जो करता है वो तो सरवाइव करता है और जो नहीं करता है वो पीछे छूट जाता है। जैसे कि किसी विषय अध्यापक के साथ आपको एडॉप्शन करना है, तो विषय अध्यापक के साथ आपको एडॉप्शन किस प्रकार से करना है, अनुकूलन किस प्रकार से करना है, कि भाई कह दे आपके कॉलेज वाले की जो शिक्षक है वो है, तो आप क्या करोगे, वहां पर अपने आप को एडजस्ट करोगे, जैसे तैसे करके चलाओगे। और मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है कि आप 4 जने जाके कह दो कि नहीं ये सर अच्छा नहीं पढ़ाता है, ये मैम अच्छा नहीं पढ़ाता है, तो आपने उस सर को ही बदल दिया। ठीक है, पंखा गर्मी ज्यादा लग रही है, पंखा स्टार्ट कर दिया या पंखा लगवा दिया, तो ये मॉडिफिकेशन हो गया। लेकिन अगर गर्मी ज्यादा लग रही है और अपने शरीर को अपने अनुसार उसके अनुसार ढाल दिया कि गर्मी के अनुसार, कोई गर्मी में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपने वहां पर अपने आप को समायोजित कर दिया। तो दोनों ही तरीकों में आप अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल करने का ये जो अनुकूलन है वो न केवल जीव जंतु करता है बल्कि मानव भी करता है, और मानव के साथ साथ जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो भी इसी प्रकार का अनुकूलन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या करती है, यदि जो अनुकूलन नहीं कर पाता है तो वह प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन द्वारा सने सने विलुप्त हो जाते हैं। यानी जो क्लाइमेट में चेंज हुआ है उसमें अगर आप अपना आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हो तो समस्या का सामना करना पड़ता है, चाहे परिवार हो, चाहे ससुराल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे विद्यालय हो, या चाहे वर्किंग पैलेस हो। अगर आप अपने अनुसार उसके या फिर तो बदल दो या फिर बदल जाओ, ये जो नहीं कर पाता है वो समस्या प्राप्त करता है। तो ये कुछ बातें हैं। फिर भी अगर पारिस्थितिकी के हम विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु बार बार बदलती रही। ये आप कोई भी किताब देख लीजिए, ये 4 अवस्थाएं जो है, इन 4 अवस्थाओं में इसको शामिल किया जाता है कि जो इकोलॉजी है उस इकोलॉजी में किस प्रकार की विषय वस्तु में बदलाव आया। तो पहली जो अवस्था जो है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक की जो अवधि है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। उस समय इकोलॉजी के अंतर्गत किन किन बातों को अध्ययन किया जाता था, तो उसमें मुख्य रूप से जीवों और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों के आधार पर हम पारिस्थितिकी को परिभाषित करते थे। आज भी यही परिभाषा है। तो इसके बाद भी वनस्पतियों की आधारभूत इकाइयों की खोज, उसका अभिनिर्धारण हुआ। डार्विन का उस समय जातियों का उद्भव, ये काफी इंपॉर्टेंट 1859 जो किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीस, और उसके अंतर्गत जो पौधे और जंतुओं का जो विकास का इतिहास के लक्षणों को पता लगाया। तो उस समय इस प्रकार की बातें चलती थी क्योंकि ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रखा था। तो डार्विन कहते थे कि जो जीव या जो पौधा है अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ढाल देगा वो जीवित रहेगा, और जो नहीं ढाल पाएगा वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। सेकंड जो अवस्था है वह फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जितने भी जो इकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुए उसको इसमें शामिल किया गया। उस समय क्या पढ़ा जाता था, तो वनस्पतियों का सर्वेक्षण, उनका मापन, वनस्पतियों के प्रकार, उनकी विशेषताएं, निवास क्षेत्रों की भौतिक दशाओं में आपस में क्या संबंध पाए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता था, तथा जैविक और अजैविक यानी बायोटिक एंड अबायोटिक, ये मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, आप समझ गए होंगे। बायोटिक में मैं कह देता हूं कि जो जीव है वह इसमें शामिल है, और मैं अगर जल लिख देता हूं या वायु लिख देता हूं या मृदा लिख देता हूं, ये अबायोटिक के अंदर शामिल होंगे। तो उनके बीच में जो अंतरक्रिया इंटरेक्शन जो होता है कि विभिन्न पक्षों का अध्ययन सेकंड जो प्रावस्था में किया जाता था। थर्ड जो स्टेज है, थर्ड स्टेज में सेकंड वर्ल्ड वॉर से 1960 तक की
अवधि को शामिल किया जाता था। इसके अंतर्गत जो इकोलॉजिकल जो स्टडीज हुई है उसके अंतर्गत तंत्र विश्लेषण। अब तंत्र विश्लेषण को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तंत्र विश्लेषण का प्रयोग प्रारंभ हुआ। सिस्टम एनालिसिस इसे कहा जाता है, सिस्टम एनालिसिस। इसको साधारण शब्दों में मैं कहूं तो इस प्रकार से है कि अगर हम कहें कि विज्ञान और तकनीकी के नियमों का जब हम किसी विषय के अंतर्गत उपयोग करते हैं तो वह उसका तंत्र विश्लेषण कहलाता है। एक विषय, कुछ ऐसे समय आते हैं जिसके अंतर्गत उस विषय की जो उपयोगिता है या उपादेयता जो है उसके वो कमजोर पड़ जाती है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत कुछ गणितीय और विज्ञान के नियमों का हम समावेश उस विषय के अंतर्गत करते हैं ताकि वह विषय जीवित रहे। तो ऐसी स्थिति में विज्ञान और तकनीकी के तत्वों का समावेश इसके अंतर्गत किया गया और इसके माध्यम से जो जीव है और उसका जो भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण का अर्थ यही होता है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण कह लीजिए या भौतिक पर्यावरण कह लीजिए, उसके बीच के जो संबंध है उसका अध्ययन प्रारंभ हुआ। किसके माध्यम से? तंत्र विश्लेषण से। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हमने कंप्यूटर का प्रयोग किया, हमने यहाँ पर मैथमेटिक्स का प्रयोग किया, हमने यहाँ पर मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के अलावा हमने यहाँ पर स्टैटिक्स आंकड़ों का अध्ययन किया। तो स्टैटिक्स जो है उनका अध्ययन करते हुए या उनका समावेश करते हुए, कंप्यूटर का अध्ययन समावेश करते हुए हमने इस थर्ड स्टेज को, अब चौथी जो है जो अभी वर्तमान में चल रही है 1960 से स्टार्ट हुई, तो इसके अंतर्गत काफी इकोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, विभिन्न प्रकार का विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशंस आए और स्पेशलाइजेशन जो है इसके अंतर्गत देखने को मिले। इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वह इस समय सामने आया। एनर्जी फ्लो, पदार्थों का पुनर्चक्रण या किस प्रकार से पदार्थ जो है रिसाइकल होते हैं, किस प्रकार से भूजैव रासायनिक चक्र चलते हैं, निचय सिद्धांत, निचय और इसको मैं कल वाली क्लास के अंतर्गत समझाया था कि एक तो होता है हैबिटेट और एक होता है निचय। ये होता है उसका आवास और ये निकेत जिसे कहा जाता है ये उसका कार्य क्षेत्र होता है। तो इसकी कॉन्सेप्ट आए और हमने इसकी दोहन और पादपों में जो परिवर्तनशीलता है उसका अध्ययन इस चतुर्थ अवस्था या वर्तमान में इस अवस्था का हम उपयोग करते हैं। इन सभी के आधार पर हम कहें कि एक इकोसिस्टम के अंतर्गत एक जो पारिस्थितिकी है उस पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम किन किन विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, तो उन विषय वस्तु को यहाँ पर वन बाय वन हम देखते हैं। तो इसके अंतर्गत यानी एक पारिस्थितिकी या एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम जैविक तथा अजैविक तत्वों की विशेषताओं का समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। यानी जैविक और अजैविक, जैविक जो जीवित है जो श्वसन क्रिया में भाग लेता है, अजैविक जो निर्जीव है, जल, वायु, मृदा, अजैविक, पेड़ पौधे, वनस्पति, मानव, जैविक, इनकी क्या विशेषता है। इनके अंतर्गत ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह का अर्थ हो गया कि जो मिट्टी के अंदर जो पोषण है वह एक पौधे में पहुंचता है, पौधे से वही ऊर्जा शाकाहारी जीवों के अंतर्गत, उससे वही ऊर्जा मांसाहारी जीवों के अंतर्गत। तो इस प्रकार से एक 10% का नियम चलता है कि 100% अगर पौधा प्राप्त करता है तो उसका 90% तो वो क्या कर लेता है, यूज कर लेता है, और रिमेनिंग जो 10% होता है वह नेक्स्ट पोषण स्तर को देता है। तो जैसे कि हमने कहा कि पौधा है तो पौधा ने 90% यूज किया, 10% जो इसकी एनर्जी रहेगी वो उसने उस पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी जीव को दिया। और शाकाहारी जो जीव होंगे वह इस 10% का यानी टोटल जो 10 भाग है उस 10 भाग का उसने 9% तो यूज किया, यानी 9 यहाँ पर 90% में है, और जो 1% है वह किसको दिया, शाकाहारी को दिया। यही कारण है कि जितने भी जो मांसाहारी होते हैं यहाँ से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और जो जीव डायरेक्टली पौधों पर निर्भर होते हैं उनको मांस के रूप में सेवन के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे वह बकरी हो, चाहे वह
भेड़ हो चाहे वह खरगोश हो, क्योंकि इनमें एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन इनसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है? इस पौधों में। इस पौधों में इसी कारण कहा जाता है कि हरे पत्तों का प्रयोग करें या हरी सब्जियों का प्रयोग करें, क्योंकि इसके अंतर्गत एनर्जी ज्यादा होती है। क्योंकि इसमें 90% एनर्जी है, इसमें केवल 9% है, और जो शाकाहारी मांसाहारी होता है उसमें तो केवल 0.09। तो ये ऊर्जा का जो प्रभाव होता है, इस प्रवाह का जो अध्ययन है इस इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर भूजैव रासायनिक चक्रों, तो भूजैव रासायनिक चक्रों की बात करते हैं से पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता। ठीक है, भूजैव रासायनिक चक्रों को कहते हैं कि इसमें 2-3 चक्र पढ़ेंगे। O2 का चक्र पढ़ेंगे, NO2 का चक्र चलेंगे पढ़ेंगे, इसके अलावा हम इसके अंतर्गत कार्बन चक्र पढ़ेंगे। तो ये जो चक्र है, यानी ऑक्सीजन कहाँ से आई और कहाँ चली गई, तो एक चक्र बनता है रासायनिक पदार्थों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो चक्रण जो अवस्था चलती है उसके बारे में हम इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। हम पारिस्थितिकी तंत्र की जो क्रियाशीलता है, यानी पे एक इकोसिस्टम लगातार किस प्रकार से चलता रहता है, उसकी एक्टिवनेस जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है जिसके माध्यम से पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं, वो भी इकोलॉजी की विषय वस्तु है। यानी पर्यावरण में जो भी जो तथ्य पाया जाता है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला को अभी मैंने जो 10% वाला जो समझाया है, और खाद्य जाल, खाद्य जाल को हम थोड़े से स्पष्ट शब्दों में, सिंपल शब्दों में कहे तो हम कह सकते हैं कि जो मेंढक है, मेंढक, और मेंढक के आगे मैं लिख देता हूँ सर्प, सर्प के ऊपर मैंने लिख दिया यहाँ पर बाज, और ये क्या है, ये एक साइकिल है। तो ये जो फूड साइकिल है इस प्रकार से चलता है। इसके अलावा पारिस्थितिकी पिरामिड, पिरामिड बनते हैं। एक तो भार का बनता है, पोषण स्तर का बनता है कि नीचे कितने जीव होंगे और पोषण स्तर कितना होगा। जैसे कि जो मछली है उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन बड़ी मछली है, व्हेल है, उस व्हेल की जो मछली संख्या है वो आपको कम देखने को मिलेगी। एक समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत छोटी मछलियां ज्यादा मिलेगी, बड़ी मछलियां कम। तो एक पिरामिड बनता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, यानी कितना वह प्रोड्यूस कर रहा है। एक फैक्ट्री कितने, एक दिन में कितने जूते चप्पलों का निर्माण करती है, एक दिन में कितने बिस्किट का निर्माण करता है, तो वो उसकी उत्पादकता है। तो एक इकोसिस्टम की भी उत्पादकता तो है इसके अंदर देखी जाती है। उत्पादकता के सीमाकारी कारक, पारिस्थितिकी स्थिरता, स्थिरता का अर्थ आता है कि फैक्ट्री लगातार माल बनाती रहे, इकोसिस्टम में जो प्रोडक्शन हो रहा है एनर्जी का वो लगातार होता रहे। पर्यावरण के कौन कौन से कारक है, विभिन्न पर्यावरण प्रदूषण, अनुकूलन, अनुकूलन हम किस प्रकार से करते हैं। सेकेंड ईयर के अंतर्गत हमने मानवों के अनुकूलन को पढ़ा है कि किस प्रकार से मानव विभिन्न वातावरण में रहते हुए अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है। पारिस्थितिकी समुदाय, जैसे मानव समुदाय है, जीव समुदाय है, वनस्पति समुदाय है, उनका अनुक्रमण, पर्यावरण में जो डिग्रेडेशन हो रहा है, किस प्रकार से हम प्राकृतिक संसाधनों का यूज करते हैं और किस प्रकार से उनका दोहन कर रहे हैं। विभिन्न विश्व स्तर पर पाए जाने वाले जीवोम, ये जिसे बायोम्स कहते हैं, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन और किस प्रकार से पर्यावरण का प्रबंधन किया जाता है, ये सभी जो विषय हैं, ये सभी विषय का अध्ययन हम किसके अंतर्गत, इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ये इकोलॉजी की जो विषय वस्तु है वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये सारी इकोलॉजी का विषय क्षेत्र है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं या इसका विषय क्षेत्र किस प्रकार से पाया जाता है।